बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 8 की पार्ट 9 वीडियो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस से। अब हमने कहा था कि जो रिकरेंट केराटाइटिस होता है वो बेसिकली 3 डिजीजेस कॉज करवा सकता है। अगर वो एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर दे तो वो डेंड्रिटिक अल्सर और जियोग्राफिकल अल्सर करवा सकता है। अगर वो स्ट्रोमा को इन्वॉल्व कर दे तो वो नेक्रोटिक स्ट्रोमल केराटाइटिस और डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस करवा देता है। और अगर वो यूविया को भी इन्वॉल्व कर दे तो केराटो यूवियाइटिस करवा देता है। अब हम ईच की डिटेल को देखने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्यूट एक्टिव एपिथेलियल केराटाइटिस से। इसको हम डेंड्रिटिक अल्सर भी बोलते हैं, ज्योग्राफिकल अल्सर भी बोलते हैं और अमीबॉइड अल्सर भी बोलते हैं। अब ये बेसिकली ना एक्यूट एंड क्रोनिक कॉर्नियल अल्सर होता है, जिसमें हमारे पास जो अल्सर की शेप है वो ब्रांचिंग लीनियर ब्रांचिंग ट्री की तरह होती है। यहाँ पे डेंड्राइट की तरह की शेप होती है। यहाँ पर देखो ना, तो लीनियर ब्रांचिंग ट्री की तरह की अपीयरेंस है। उसके अलावा डेंड्राइट की भी ऐसी अपीयरेंस होती है। और जो ज्योग्राफिकल अपीयरेंस है, ये वाली ज्योग्राफिकल अपीयरेंस भी हमें इसके अंदर नज़र आ रही होती है। ज्योग्राफिकल या फिर अमीबॉइड भी बोलते हैं। इसकी कॉर्नियल अल्सर की जो टिपिकल शेप है उसकी बुनियाद पर ही हम इसके मुख्तलिफ तरह के नाम रखते हैं कि डेंड्रिटिक अल्सर है, ज्योग्राफिकल अल्सर है और अमीबॉइड अल्सर भी बोल सकते हैं। अब ये कॉज होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के टाइप 1 से भी हो सकता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों से होता है। अब पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस हमने पहले भी बात की थी कि जो प्राइमरी एचएसवी इन्फेक्शन थी वो तब होती है जब वायरस सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर करता है। जब वायरस सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो जाकर ना सबसे पहले तो वो ऑक्यूलर कुछ सिम्टम शो करेगा, जिसको हमने यहाँ पर देखा था। फिर वो जब ये शो कर देता है ना, फिर वो डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। डोरमेंट कंडीशन में कैसे जाता है कि वो नर्व के थ्रू चला जाता है इनटू द गैंग्लिया के अंदर जाकर वो डोरमेंट कंडीशन में आ जाता है। अब जब बाद में फेवरेबल कंडीशन आती है, कोई भी इनमें से कोई भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो गैंग्लिया के थ्रू वापस रिएक्टिव होगा और रेप्लिकेट करके अपने रीजन के अंदर आकर सिम्टम्स को शो करेगा। तो ये मेनली बात होती है पैथोजेनेसिस में। अब इसमें जो वायरस है वो आगे कॉर्निया की एपिथेलियल सेल्स को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना ट्राइजमाइनल गैंग्लियन की, ट्राइजमाइनल गैंग्लियन से ही नर्व निकलती है ना, लॉन्ग सीलियरी नर्व जिसने कॉर्निया को सप्लाई करना होता है। वहाँ से बैक्टीरिया आएगा और कॉर्निया की एपिथेलियल सेल को डैमेज कर देगा। अब सबसे पहले तो पंक्टेट एपिथेलियल ओपेसिटीज बनेगी, यानी ऐसे डॉट से हमारे पास पंक्टेट लाइक, यहाँ पर देखो ना, तो पंक्टेट एपिथेलियल लेयर्स हमें नज़र आ रही हैं। लेट मी जूम। यहाँ पर देखो छोटी छोटी सी हमें नज़र आ रही हैं पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन्स। अब ये पंक्टेट अगर आपस में मिलके जब आपस में मिल जाते हैं तो एक ब्रांचिंग सा पैटर्न बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये ब्रांचिंग पैटर्न फिर आगे दोबारा से मिलता है तो हमारे पास डेंड्रिटिक अल्सर की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा हमारे पास जो एपिथेलियल सेल्स है उनकी भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। और ये जो डेंड्रिटिक अल्सर हैं ये कंटिन्यू करते हैं प्रोग्रेस करना, और ये आपस में मिलकर ना फिर ज्योग्राफिकल अल्सर्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो तो पहले डेंड्रिटिक अल्सर थे और ये आपस में मिलते गए और अल्टीमेटली हमारे पास ज्योग्राफिकल अल्सर की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो आपने कभी ग्लोब देखा हो ना, तो उसके ऊपर जो जैसे ज्योग्राफिक अपीयरेंस क्या बोलेंगे, जैसे ग्लोब के ऊपर आप देखो ना तो इस तरह के एरियाज बने होते हैं। उस तरह की अपीयरेंस को हम ज्योग्राफिकल अपीयरेंस भी बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट हमारे पास आगे किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा। पेशेंट कहेगा कि उसको आंख में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ पड़ी है, फॉरन बॉडी सेंसेशन होती है। उसके अलावा लैक्रीमेशन हो रही होती है, फोटोफोबिया होता है। उसके अलावा उसको ना पेन जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट हो रही होती है। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि मोस्ट ऑफ कंडीशन जो हम कॉर्निया की पढ़ते हैं उसमें जो पेन हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अब इसमें बेसिकली ये वजह होती है कि जो कॉर्निया के ऊपर सेंसरी नर्व सप्लाई मिल रही थी वो ख़राब हो गई है, क्योंकि उधर वायरस की रेप्लिकेशन चल रही है ना। इस वजह से जो इसमें जो पेन है वो माइल्ड टू मॉडरेट होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर कॉर्नियल सेंसिटिविटी भी कम हुई होती है, क्योंकि जो नर्व सप्लाई वाला रीजन था, नर्व थी, उसके अंदर वायरस प्रेजेंट था, उसने कॉर्नियल सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस कर दिया। उसके अलावा क्योंकि कॉर्निया इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है विजन भी डिक्रीज हुआ होगा। साइंस हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें क्या क्या नज़र आएंगे कि एक तो हमारे पास जो सीलरी है, जो सीलरी बॉडी है उसके अंदर कंजेशन प्रेजेंट होगी। उसके अलावा कॉर्नियल सेंसिटिविटी हमें डिमिनिश नज़र आएगी। उसके अलावा कॉर्नियल स्टेनिंग अगर हम करेंगे 2% फ्लोरिसिन या फिर रोज बेंगल से तो हमें कुछ इस तरह के अल्सर नज़र आएंगे। यहाँ पर देखो तो ये डेंड्रिटिक अल्सर है और यहाँ पे ज्योग्राफिकल अल्सर को शो किया हुआ। ज्योग्राफिकल को ही हम अमीबॉइड शेप भी बोलते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो फ्लोरेसेंस स्टेन होता है वो बेड ऑफ अल्सर को स्टेन करता है, और जो रोज बेंगल होता है वो मार्जिन ऑफ कॉर्नियल अल्सर जिसमें वायरस प्रेजेंट होते हैं उसको स्टेन करता है। ये रोज बेंगल स्टेनिंग है और ये हमारे पास दोनों फ्लोरेसेंस स्टेनिंग है। डायग्नोसिस हम रूटीन इन्वेस्टिगेशन इसमें ज़्यादातर रिक्वायर्ड नहीं होती। अब देखो ना काफ़ी टिपिकल सी अपीयरेंस है। अब जाहिर सी बात है अगर इसको हम देखें तो जाहिर सी बात है हम डेफिनेटली पहचान लेंगे कि ये एचएसवी की वजह से हो रहा है।
सो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ कॉर्नियल अल्सर पे हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं और डिमिनिश कॉर्नियल सेंसिटिविटी जो हुई होती है उससे हम इसका डायग्नोसिस बना लेते हैं। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस एग्जाम में पूछते होते हैं, क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हर्पीज जोस्टर केराटाइटिस की वजह से। उसके अंदर ना माइक्रो डेंड्राइट्स बनते हैं, ये छोटे छोटे डेंड्राइट्स बनेंगे, इसमें देखो काफ़ी बड़े बड़े डेंड्राइट्स हैं। सो उसमें माइक्रो डेंड्राइट्स बनते हैं हर्पीज जोस्टर में। उसके अलावा कैंथामीबा केराटाइटिस में हमने बात की थी कि सूडो डेंड्राइट्स की फॉर्मेशन होती है, फॉल्स डेंड्राइट्स। उसके अलावा हीलिंग कॉर्नियल अल्सर में भी सूडोडेंड्राइट्स बनते हैं। उसके अलावा टॉक्सिक ड्रग इंड्यूस क्रेटोपैथी में भी सूडोडेंड्राइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट की बात करें तो विदाउट ट्रीटमेंट जो 50% एपिथेलियल लेजन्स हैं ना वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या क्या करते हैं कि एक तो टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, जो कि हम ड्रॉप्स में भी दे सकते हैं और ऑइंटमेंट में भी देते हैं। इसमें हम एसाइक्लोविर देते हैं, एसाइक्लोविर देते हैं। उसके अलावा एसाइक्लोगुआनोसिन देते हैं जो कि ऑइंटमेंट की फॉर्म में आता है। ये पोटेंट एंटीवायरल है और ये इन्फेक्टेड सेल के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अब ये इसकी ये खूबी होती है कि ये इंटैक्ट कॉर्नियल एपिथेलियम को पेनिट्रेट करता है, उसके अलावा स्ट्रोमा को भी ये पेनिट्रेट करता है। इसको हम 5 टाइम्स अ डे देते हैं। उसके अलावा हम ट्राइफ्लोरोथायामिडीन दे सकते हैं 1% ड्रॉप्स। उसके अलावा हम एडिनिन एराबिनोसाइड देते हैं। उसके अलावा एक ये वाला एजेंट देते हैं। उसके अलावा ना हम डिब्राइडमेंट करते हैं। एक तो एंटीवायरल थेरेपी होगी, दूसरे नंबर पे हम डिब्राइडमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मैकेनिकली रिमूव कर देते हैं वायरस लेडन एपिथेलियल सेल्स को, जो जिसके ऊपर वायरस प्रेजेंट है ना एपिथेलियल सेल्स पे, उनको हम मैकेनिकली रिमूव कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो वायरस है वो आगे स्प्रेड होना उसका कम हो जाता है। दूसरा जो हमने टॉपिकल एंटीवायरल थेरेपी दी है ना उसकी पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है इस वजह से। नेक्स्ट इसमें हम मेथड क्या होता है कि सबसे पहले टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को। उसके अलावा जो उसके बाद हम जो इफेक्टेड सेल हैं उसको हम स्टीराइल कॉटन टिप बड के थ्रू हम रिमूव कर लेते हैं और ये हम 2 सेंटीमीटर बायोंड द एज ऑफ अल्सर करते हैं। क्यों बायोंड द अल्सर करते हैं? क्योंकि जो अल्सर जो पैथोलॉजी है ना वो डेंड्राइट से भी आगे की तरफ गई होती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल डेंड्राइट ऐसे एंड हो रहा है तो हम 2 सेंटीमीटर आगे वाले एरिया को भी इंक्लूड करके निकाल देंगे, यानी उसको भी डिब्राइड करेंगे क्योंकि जो पैथोलॉजी है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हुई होती है। उसके अलावा हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। और हमने कहा था कि सीलियरी कंजेशन हो रही थी तो पेन को प्रिवेंट करने के लिए हम साइक्लोप्लेजिक्स देंगे और ओरल एंटीवायरल थेरेपी भी दे सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली एपिथेलियल एक्टिव एपिथेलियल केराटाइटिस की, जिसमें हमने डेंड्रिटिक और जियोग्राफिकल अल्सर्स की बात की। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती हैं स्ट्रोमल केराटाइटिस। अगर स्ट्रोमा वाला रीजन इन्वॉल्व हो जाए तो 2 कंडीशन आती है, नेक्रोटिक स्ट्रोमल केराटाइटिस एंड डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो स्ट्रोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस है इसके बारे में वो ये कहते हैं कि ये एक रेयर कंडीशन है। ये डेवलप होती है बाय एक्टिव वायरल इन्वेजन, रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रोमा की वजह से। स्ट्रोमा जाहिर से नाम के अंदर ही स्ट्रोमा आ रहा है, यानी नेक्रोसिस हो रहा है, उसके अलावा स्ट्रोमा इन्वॉल्व है। सो इसके अंदर क्या होगा कि चीज़ी नेक्रोटिक स्ट्रोमा की अपेयरेंस होगी, यानी जो कॉर्नियल स्ट्रोमा है वो चीज़ी नेक्रोटिक हुआ होगा। जैसे कि हमें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के अंदर स्ट्रोमा नज़र आता है ना, उस तरह का यहाँ पे स्ट्रोमा होगा। अब इसकी जो एसोसिएशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना एसोसिएटेड होता है विद एंटीरियर यूवियाइटिस। जब हम एंटीरियर यूवियाइटिस पढ़ेंगे ना तब हम एक कंडीशन पढ़ेंगे कि इसके अंदर ना केराटिन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये केराटिन प्रेसिपिटेट्स क्या चीज़ हैं, ये हमें ना कुछ इस तरह से नज़र आते हैं जब हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो तो ये वाली जो नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले प्रेसिपिटेट्स हमारे पास केराटिन प्रेसिपिटेट जो कि हमें एंटीरियर यूवियाइटिस में नज़र आते हैं। अब ये हमें एसोसिएशन इनकी मिलती है स्ट्रोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस के साथ। आपने ये बात एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अब जो बाकी जो फीचर्स हैं ना एक्टिव एपिथेलियल केराटाइटिस वाले ही इसके प्रेजेंट होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम एंटीवायरल्स देते हैं, उसके अलावा स्टीरॉइड्स देते हैं, उसके अलावा टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं, साइक्लोप्लेजिक्स देते हैं और साइक्लोस्पोरिन भी देते हैं। उसके अलावा अगर डिलेड एपिथेलियल हीलिंग का केस है तो इसके अंदर हम लुब्रिकेंट्स भी ऐड करते हैं विद प्रेशर बैंडेजन और प्रेशर कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह दे रहे होते हैं। तो ये छोटी सी बात होगी स्ट्रोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस की। इसमें आपने मेनली यही याद रखना है कि स्ट्रोमा इन्वॉल्व है, स्ट्रोमा के अंदर जो वायरस है वो इन्वेड कर रहा है, उसके अलावा रेप्लिकेट और डिस्ट्रक्शन करवा रहा है। उसके अलावा इसके अंदर जो स्ट्रोमा है उसकी अपेयरेंस होती है चीज़ी नेक्रोटिक और ये एसोसिएटेड होता है एंटीरियर यूवियाइटिस से, और इसके अंदर केराटिन प्रेसिपिटेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात कर ली फिर हमने। नेक्स्ट आता है डिस्की फॉर्म केराटाइटिस। अब इसकी डिस्की फॉर्म का क्या मतलब है कि इसके अंदर बेसिकली ना जो कॉर्नियल स्ट्रोमा होता है उसके अंदर एडीमा हो जाता है। उसकी एडीमा की वजह से ना जो उसकी अपीयरेंस होती है वो डिस्की फॉर्म हो जाती है।
अब ये बेसिकली होता क्या है, ये एक वायरल एंडोथीलियाइटिस होता है। वायरल एंडोथीलियाइटिस का क्या मतलब है कि एंडोथीलियम इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी एंडोथीलियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये करेक्टराइज होता है डिस्क फॉर्म लोकलाइज ग्रेइश एरिया ऑफ स्ट्रोमल एडिमा विद केराटिन प्रेसिपिटेट अंडरलाइन द एरिया ऑफ एडिमा, यानी स्ट्रोमा का एडिमा हो रहा है, उसके अलावा जो केराटिन प्रेसिपिटेट हैं वो एरिया ऑफ एडिमा के नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट होते हैं। एटियोलॉजी की बात करें तो ये वायरल इन्फेक्शन होती है एंडोथीलियम ऑफ कॉर्निया की। जो कॉर्निया की लेयर्स पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं ना, सबसे अंदर वाली साइड पर एंडोथीलियम प्रेजेंट होती है। उस एंडोथीलियम के अगर इन्फेक्शन हो जाए वायरस की तो उसको हम बोलते हैं डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस। अब ये बेसिकली होती क्यों है, क्योंकि ना किसी भी HSV एंटीजन, जब हम कोई भी एंटीजन पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं ना कि उसके अगेंस्ट बॉडी का कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकता है। सो ये वही कंडीशन होती है कि ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टू द HSV एंटीजन, जो कि रिजल्ट करता है एंडोथीलियाइटिस में। यानी जो HSV एंटीजन थी उसके अगेंस्ट हमारे पास डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जो कि एंडोथीलियाइटिस कॉज करता है। अब इसके अंदर एंडोथीलियल डैमेज होता है जिसकी वजह से जो कॉर्नियल स्ट्रोमा है वो डिस्की फॉर्म हो जाता है। अब ये डिस्की फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि कॉर्निया के पीछे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। अब इस एक्वस ह्यूमर की अगर डिफ्यूजन शुरू हो जाए इनटू द स्ट्रोमा, तो डिफ्यूजन की वजह से जो शेप है वो डिस्की फॉर्म हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आता है, इसमें हमारे पास जो सेंट्रल जोन है ना, सेंट्रल जोन के ऊपर यहाँ पर देखो तो कॉर्नियल एडिमा प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो ना तो कॉर्नियल एडिमा प्रेजेंट है। उसके अलावा जो स्ट्रोमा होता है उसकी थिकनिंग हो जाती है एडिमा की वजह से, और इसके अंदर डेस्मेंट मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स बन जाते हैं। उसके अलावा एंटीरियर यूवियाइटिस भी हो जाता है, केराटिन प्रेसिपिटेट बनते हैं और कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये डिस्की फॉर्म के सिम्टम्स हो गए। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर हम स्टीरॉयड देते हैं, उसके अलावा एंटीवायरल्स देते हैं, उसके अलावा एंटी बैक्टीरियल प्रोफाइलैक्सिस करते हैं, साइक्लोप्लेजिक्स एंड साइक्लोस्पोरिन देते हैं। अब ये बात होगी स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या मसाइल आ रहे थे। एक तो नेक्रोटिक स्ट्रोमल केराटाइटिस हो गया, दूसरे नंबर पे हमारे पास डिस्की फॉर्म केराटाइटिस है। अब आते हैं केराटो यूवियाइटिस। अब नाम से ही जाहिर है कि अगर साइंस ऑफ यूवियाइटिस भी प्रेजेंट है केराटाइटिस के साथ तो उसको हम कहेंगे केराटो यूवियाइटिस। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो वायरल केराटाइटिस वाला ही ट्रीटमेंट होता है। तो ये हमने बात कर ली हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस की। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।